हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग क्लास 11th क्लास 12th की केमिस्ट्री को पर डे डिस्कस करते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज हम लोग की जो टॉपिक है वो क्लास 12th से जो NCERT का 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। हम लोग इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बातें हैं जो उस किस बेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है उस पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और आज यहाँ पर हम लोग इस सीरीज़ का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इस सीरीज़ को हम लोग उसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में कहा होगा आप लोगों से कि आप लोग सीरीज़ को याद करने के पीछे मत जाइएगा, आप लोग सीरीज़ के एप्लीकेशन के पीछे जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत ध्यान से आप लोग देखना, बहुत ही कंसंट्रेशन बना के और एक कॉपी लेके एक एक बात को लिखते जाना। तो देखते हैं आज हम लोग की जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैंने पिछले लेक्चर में सीरीज़ बनाई थी, आज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इस सीरीज़ को एक बार फिर से बनाते हैं। हमारे पास क्या था, कैल्शियम, बेरिलियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सोडियम और क्या होगा, एल्युमिनियम, निकिल, टिन, लेड, देखिए मैंने कहा था कि आप इतने एलिमेंट को याद कर लें, आपका लगभग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ज़्यादा लिखने का, ज़्यादा याद करने का बर्डन भी कम हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो भी याद हो जाएगा। और मैंने हाइड्रोजन का भी बताया था कि हाइड्रोजन को जैसे हम लोग सीरीज़ में पेट्रोलियम पढ़ते हैं कि पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन आता है, बस उसी को रिवर्स कर दें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है। यहाँ पे मैंने कहा था कि जो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर है, इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 0.0 वोल्ट होता है, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल उसका होता है 0.0 वोल्ट होता है। और यहाँ पर माइनस से वैल्यू स्टार्ट होती है, निगेटिव वैल्यू, यहाँ तक निगेटिव वैल्यू आती है, देन यहाँ से, और देन यहाँ से क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसके एप्लीकेशन में जो पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखें इस सीरीज़ के बिहाफ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी मेटल, यानी जो मेटल है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऊपर की वैल्यू, यानी जो ऊपर सीरीज़ में होते हैं उनके पास जो SRP की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, यानी बहुत मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है। जो लिथियम की वैल्यू होती है वो -3 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी आती है। देखें फिर उसके बाद यहाँ पे 0, देन यहाँ पॉजिटिव स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। कौन वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखें यानी इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम जो होगा इसके पास प्रॉपर्टी होगी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लिथियम का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी इसके पास सबसे ज़्यादा होगी। और हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग जानते हैं कि जो लिथियम, यानी जो ये सीरीज़ पूरी बनी हुई है, और जिस मेटल का SRP ज़्यादा होता, मैंने क्या कहा, जिस भी मेटल की SRP यानी SRP मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा, यानी मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है, या इसके रेस्पेक्ट में कह लें कि बहुत कम वैल्यू होती है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब इस सीरीज़ में देखें हम लोग टॉप टू बॉटम जाएं, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूँ तो ये फर्स्ट नंबर है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ तक आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया है ना, इसीलिए देन यहाँ से हम लोगों ने लिखा। तो हम लोग कहेंगे कि टॉप टू बॉटम सीरीज़ में जाने पर जो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी होती है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करती है, कह सकते हैं कि नहीं। देखिए जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा, वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखें इसकी सबसे मोस्ट
निगेटिव वैल्यू होती है, तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं देन उसकी जो रिएक्टिविटी होती है किसी मेटल की वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो एसआरपी पर बेस्ड होती है, कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव या लीस्ट पॉजिटिव होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और मेटल की रिएक्टिविटी को हम लोग किस सेंस में डिफाइन करेंगे, कोई भी मेटल कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कैटायन का फॉर्मेशन कर ले। इस बिहाफ पे हम लोग इस सीरीज़ से हम लोग किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हम लोगों ने बचपन में यानी क्लास 10th में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करके, 2 एग्जाम्पल करके हम लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत फेवरेबल क्वेश्चन रहता था वहाँ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उससे पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यानी कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से हटा दे। भाई मैं किसी के घर में रह रहा हूँ और मुझको कोई आए, मुझको 2 पड़ाका मार के भगा दे घर से, तो मुझको डिस्प्लेस कर दिया और वो अपना उस घर में रह लिया, है ना। और ऐसा कौन कर सकता है? जिसके पास पावर ज़्यादा। मान लो कि मैं किसी के घर, मैं कहीं पे एक रूम में रह रहा हूँ, देन कोई आया बड़ा सीनियर और मुझको 2 पड़ाका मार के भगा दिया यहाँ से। भगाने के बाद क्या हुआ, वो उसी रूम में रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आया मुझको मारा है उसकी पावर ज़्यादा है। जब पावर ज़्यादा तभी तो मैं चुपचाप चला गया, अदरवाइज़ मेरी पावर ज़्यादा होती तो मुझको मार नहीं पाता, है ना। बस इसी बात को देखते हैं यहाँ पे। देखें, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कोई भी मेटल है, ठीक है, वो किसी के साल्ट से, साल्ट को मैं एमएक्स के वर्ड में जो यानी कि जो उसका साल्ट एमएक्स ये जो पूरा है ये किसी मेटल का साल्ट है, ठीक है ना, मेटल के साल्ट। अब इस साल्ट से इसको रिमूव कर देता है, यानी इसकी जो पावर होगी, अगर ये इसकी जगह पे आएगा यानी इस एक्स के साथ अगर ये आएगा तो इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या बनाएगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा, यानी यहाँ पे मैं एम डैश कर देता हूँ, तो एम डैश एक्स प्लस एम। क्या किया कि इसने क्या किया कि इसके साल्ट से इस मेटल को बाहर निकाल दिया और उसकी पोजीशन पे अपना आके ऐड हो गया। देखिए, ये बेचारा अकेला रह गया, है ना। बस ऐसे ही रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखें, जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो बहुत इजी होता है, हम लोग बस इंटर कन्वर्जन करा देते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसका प्रिडिक्शन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करते हैं। किससे करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करते हैं। अब इधर देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, Zn प्लस का 2 चार्ज प्लस या Zn प्लस CuSO4 क्या बनाएगा? देखें, फॉर्मेशन करेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये कैसे किया? यानी जो Zn है वो मोस्ट पॉजिटिव मेटल है इसके रेस्पेक्ट में कापर के, तो यहाँ पे क्या किया, इसने कापर को हटा दिया उसकी जगह से और अपना उस जगह पे आके बैठ गया, ठीक है ना, सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे देखें इस सीरीज से कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। देखें, लिथियम से हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, घटती है, सॉरी मैंने कहा किसी भी, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी घटती है, यानी जो एसआरपी की वैल्यू जिसकी मोस्ट निगेटिव होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यही कहा ना। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब हम लोग जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो अपने नीचे यानी अपने नीचे प्रेजेंट जो उससे कम निगेटिव वैल्यू होगा उसको उसके साल्ट से रिमूव कर देगा। दूसरे वर्ड में समझते हैं कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो मेटल टॉप पर होगा वो अपने नीचे वाले मेटल को उसके साल्ट से रिमूव कर देगा, यानी जो ऊपर है वो पावरफुल है तो नीचे वाला कमज़ोर होगा, बेचारे को भगा देगा। यही तो हो रहा है। देखें यहाँ पे जिंक कहाँ पर प्रेजेंट है, देखें जिंक यहाँ पर प्रेजेंट है, जबकि कापर कहाँ पर प्रेजेंट है, देखें कापर यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी इसके नीचे, यह पूरी सीरीज इसके नीचे है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कापर नीचे था, इसकी पावर कम थी, इसकी पावर ज़्यादा थी, तो इसने क्या किया कि इसके कापर को उसके साल्ट से रिमूव कर दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ से इस रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से किसी मेटल की रिएक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। चलिए देखें, किसी भी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को चेक करते हैं, यानी ऐसा मेटल और रिड्यूसिंग पावर को चेक करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर। देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर रिड्यूसिंग पावर को कैसे चेक करते हैं वो समझते हैं। इसका जो कंसेप्ट है कि जिसकी निगेटिव वैल्यू यानी एसआरपी की निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां देखें टॉप पर क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है टॉप पर। तो जैसे ही ये ऊपर से नीचे जाता है तो इसकी निगेटिव वैल्यू घटती है और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर 0 हो जाती है, देन उसके बाद ये क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस सीरीज़ के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है कि निगेटिव जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है और पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। या एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि एसआरपी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो रिड्यूसिंग पावर होता है किसी मेटल का वो क्या होता है, वो घटता जाता है। और रिड्यूसिंग पावर कैसे चेक करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं, किसी भी मेटल को कितनी जल्दी वो अपना मेटल डोनेट कर देता है, लूज़ कर देता है, वही उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे देखें कि कैसे इस कंसेप्ट को और अच्छे से हम लोग इलाबोरेट कर सकते हैं। देखें, जब जिसकी एसआरपी की वैल्यू निगेटिव होगी उस जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा यानी वो दूसरे क्या होगा कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू कम होती जाती है, तो वैसे वैसे उसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है ना। और चौथा देखते हैं ऑक्सीडेशन पावर। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। नॉन मेटल। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, हम लोग नॉन मेटल की ऑक्सीडाइजिंग पावर को बिहाफ पे चेक करेंगे। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर की टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जबकि मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन का फर्क निकाल देगा। यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से इसकी रिड्यूसिंग पावर हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जबकि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये है ना। तो क्या होगा कि जब रिड्यूसिंग पावर चेक करेंगे तो सोडियम क्या करेगा कि कोई भी मेटल हो, चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, बेरिलियम हो, ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो इसका रिड्यूसिंग पावर हम लोग चेक कर सकते हैं। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो कोई भी मेटल जितनी जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, इसका मतलब क्या होगा कि नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक है फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके F- का फॉर्मेशन कर लिया। इसका क्या हुआ कि इसके पास इसका जो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर घटती जाती है मेटल की, है ना। इसका मतलब क्या था, हम लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू घटती जाती है तो वैसे वैसे जो एसआरपी की निगेटिव वैल्यू घटेगी तो उसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो वैसे वैसे घटता चला जाएगा। यही पढ़ते हैं ना। अब नॉन मेटल के केस में जस्ट अपोजिट कर दें
क्योंकि इसको समझने के लिए मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है जस्ट अपोजिट करके समझेंगे तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हम इजीली क्लियर कर रहेंगे। देखें, जो नॉन मेटल होता है उसके पास क्या होगा कि इस नॉन मेटल के पास जब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती है। जब एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो उसका जो रिड्यूसिंग पावर होता है ना वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। मैंने क्या कहा, एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। क्या होगा, अब देखें सीरीज़ में हम लोग ऊपर जानते हैं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है जबकि नीचे आने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करती है। जब एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, एसआरपी का मतलब क्या होगा, अब इसको इस तरीके से समझ लें कि एसआरपी मतलब क्या होगा कि कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को वो उसका क्या होगा कि वो खुद का हो रहा रिडक्शन तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे उसके पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था। अब एक आता है लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पढ़ते हैं कि किसी भी मेटल के पास, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा मेटल, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग बचपन में समझते थे या छोटे क्लासों में पढ़ते चले आए हैं कि मेटल जब किसी हाइड्रोजन, कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें कोई मेटल है M किसी एसिड HCl से रिएक्शन करेगा तो ये MCl का फॉर्मेशन कर लेगा प्लस H2 गैस इवॉल्व करेगा। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा। क्या कहा, ये हर जगह अप्लाई नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस्तेमाल होती है। जी हाँ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्लाई होगी। देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर ये एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्या कहा, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं अगर ये एसिड से रिएक्शन करेंगे देन वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। ठीक है ना, यानी क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल H2 गैस इवॉल्व करेंगे, किससे रिएक्शन करने पर, एसिड से। ठीक है ना, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं जैसे कापर हुआ, मरकरी हुई, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, अगर ये सब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि कैसे इसको चेक करते हैं। एक चीज़ मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि कैसे हम लोग कैथोड और एनोड बनाएंगे। क्या कहा, कैथोड और एनोड। इसको बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए हमको दो मेटल दे दिए गए और हमको कहा गया कि इस मेटल के बिहाफ पे आप लोग एक सेल बनानी है। अब हमको ये सिर्फ बताना है इस सेल में कि किस मेटल का हमको एनोड बनाना है और किस मेटल का हमको कैथोड बनाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए कि ये दो मेटल की रॉड हैं और हमसे कहा गया कि इसको आपको सेल बनानी है, और हमको बताया नहीं गया कि ये कौन से मेटल हैं, बस ये कहा गया कि इसकी जो SRP की वैल्यू है वो निगेटिव है, मोस्ट निगेटिव है, और जो इसकी SRP की वैल्यू है वो लीस्ट निगेटिव है। यानी ये जो रेड वाला मार्कर है, यानी जो ये वाली मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर टॉप पर है और ये किस पर है, बॉटम पर है। तो कैसे इसको डिफाइन करते, देखें
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में टॉप पर होगा, कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर ऊपर की साइड होगा वो एज एनोड काम करेगा, ठीक है ना। तो अपर साइड वाला यहाँ पर होगा और कैथोड पर कौन होगा, लोअर साइड वाला। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था, तो जो रेड वाला होगा वो एज ए एनोड काम करेगा और ये वाला एज ए कैथोड काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझको दो मेटल दी गई और उस मेटल में कौन कौन सी है, एक कैल्शियम है और एक पोटेशियम है और एक मैग्नीशियम है। हमसे कहा गया कि इन दोनों मेटल का इलेक्ट्रोड बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैल्शियम कहाँ पर है, पोटेशियम यहाँ पर है और मैग्नीशियम यहाँ पर है। तो कौन ऊपर है, पोटेशियम ऊपर है, तो पोटेशियम का एनोड बनेगा और मैग्नीशियम का क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। तो आप लोगों को एक एक बात क्लियर हो गई कि कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा जो पूरा मोटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ टॉपिक देखकर, वो सिर्फ ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रट लें, याद कर लें, कैसे भी किसी तरीके का गाना बना के। तो गाने के चक्कर में मत पड़ें, गाना गाते रहें, लेकिन हम लोग उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हमको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो हम लोगों ने आज चेक किया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कि मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है टॉप टू बॉटम जाती हैं तो वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा कि जो पावरफुल ऊपर होगा नीचे वाले को मार के भगा देगा, ठीक है ना। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर किसी भी मेटल की डिक्रीज़ करती है। जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी SRP की, वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर घटेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैंने कहा कि किसी भी नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, तो क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ा कि कैसे हम लोग बनाते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होगी किसी एसिड से मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, वो लिबरेट करेंगे, कौन सा, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। जो इसके नीचे प्रेजेंट होंगे वो लिबरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक एक बात इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की है वो क्लियर हो गई होगी। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद किया जाता है, उसके लिए आप लोग हमारी जो इससे पहली वाली वीडियो है उसको देखें और उसका एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा है, कैसे उसके एप्लीकेशन को डील करती हैं। इस पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो आप लोगों को बहुत ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्लास 12th और क्लास 11th को NCERT पैटर्न पर केमिस्ट्री की एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना।